हेलो फ्रेंड्स, मिश्रा कोचिंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आपके अगले टॉपिक जो हाई स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों के सारे वीडियो एक के बाद एक टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो आज आपका टॉपिक है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। देखिए, इसको क्यों पुनर्भ्रमण बोला जा रहा है, इसका कारण है। कारण क्या है? देखिए, अगर आप याद करेंगे तो पिछले क्लास में हम लोगों ने, और मैंने एक लेक्चर भी इस पे बनाया था, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, उस पे हम लोगों ने देखा था हम लोगों के पास कितने टाइप के नंबर्स होते हैं। और उन नंबरों में हम लोगों ने देखा था कि वास्तविक संख्या, ये जो टॉपिक है हमारा रियल नंबर के अंदर है, तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर किन किन संख्याओं से मिलकर बनती है। वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनती थी, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर के बारे में तो हमको पता हो गया, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वहां पर Q 0 नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे हो गया √2, √3, √5। रूट का मतलब हो गया वर्गमूल, तो 2 का वर्गमूल या 3 का वर्गमूल या 5 का वर्गमूल। ये जो ऐसी संख्याएं हैं, इसके सिवाय अगर आप इसको नेगेटिव चिन्ह यानी कि माइनस साइन के साथ भी लिख सकते हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ लिख सकते हैं। अगर दशमलव में लिखना चाहें तो दशमलव में कोई ऐसी संख्या जिसका दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं वो अनंत तक जाती जाए, उनका परास, यानी कि अगर उसको हम लिखना चाहें दशमलव के बाद तो बहुत लंबे समय तक लिखते चले जाएंगे। कोई भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो दूसरे जैसी हो, रिपीट नहीं होती है। कहने का मतलब ये है। तो जैसे पाई होता है, पाई आप जानते हैं ये भी एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो दशमलव के बाद चाहे जितना अंकों तक आप लेके चले जाइए, अनंत तक लेके चले जाइए, सारे अंक अलग ही होते हैं। अगर हम लोग डेसिमल सिस्टम में बात करें तो 2 टाइप के नंबर होते हैं। दशमलव प्रणाली में 2 टाइप के नंबर होते हैं, एक रिकरिंग, एक नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल यानी कि किस तरीके के दशमलव में, जैसे 2.33, तो ये अब इसी तरह से 33 चलता चला जाएगा। और फिर इसके सिवाय क्या हो सकता है? 2.331, 331, इस तरीके से ये सब रिपीटिंग में आते हैं। तो नॉन रिपीटिंग यानी कि जो संख्याएं एक निश्चित समय बाद अपने आप को रिपीट नहीं करती हैं, दोहराती नहीं है, उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। उसी को हम लोग नॉन रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। चलिए, अब इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ते हैं। हम लोगों ने ये तो जान लिया है कि किस तरीके से संख्याओं को लिखा जाता है, कौन सी संख्याएं क्या होती हैं, संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित किया जाता है। आप में से जिन लोगों को ये बात नहीं पता है वो मेरा पिछला वीडियो, पहला वीडियो जो मैंने एक नंबर सिस्टम के ऊपर बनाया है, उसको देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आई बटन में भी आपको दे दूंगा, ताकि आप उसको देख सकते हैं और उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने टाइप के नंबर होते हैं और संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा पर नंबरों को किस तरह से लिखा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई संख्या अपरिमेय है, वो अपरिमेय क्यों है। यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ उसको सिद्ध करना सीखेंगे और इसी के ऊपर सवाल भी लगाएंगे। देखिए, अपरिमेय को समझने के लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि परिमेय होने की क्या कंडीशन थी। यानी कि कोई संख्या अगर परिमेय है, परिमेय का मतलब हो गया रेशनल नंबर, तो इसके लिए कंडीशन यही होती है कि उस नंबर को, उस संख्या को P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहां पर Q की वैल्यू शून्य नहीं हो सकती है। यानी कि कोई भी ऐसी संख्या Q हो सकता है, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, जो शून्य ना हो। इसी रूप में अगर किसी भी संख्या को हम लोग लिख पाते हैं तो हम बोलते हैं कि वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। अगर इस रूप में नहीं लिख पाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। चलिए, हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में आपको पता होना चाहिए। उस प्रमेय के भी बारे में जिन लोगों को नहीं पता है, यानी बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको नहीं पता है वो मेरा लेक्चर पिछला देख सकता है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि उसका मतलब क्या होता है। मैं केवल आपको यहाँ पर एक आइडिया दे देता हूँ कि मतलब यही होता है कि कोई भी अभाज्य संख्या है, हम लोग मान लेते हैं कि कोई संख्या है 72, ये एक अभाज्य संख्या है। किसी भी अभाज्य संख्या को, यानी कि
कोई भी ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, सॉरी, ये भाज्य संख्या है, इसीलिए थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब जिसको हम लोग किसी संख्या से भाग देंगे तो ये आराम से डिवाइड हो जाएगी। तो भाज्य संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर्स। तो ये एक नॉन प्राइम नंबर है, एक ऐसा नंबर है जो आराम से किसी संख्या से कट सकता है। अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 8 इंटू 9, अभी 8 और 9 यानी कि 8 और 9 ये दोनों भी भाज्य संख्याएं हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार 2 और 2 बार 3। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। इससे छोटा गुणनखंड संभव नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता है, मैं फिर से बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है कि अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं ये क्या होती हैं, तो पहला लेक्चर आप लोग जरूर देखिए। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के ऊपर बना हुआ है, उसमें आपको इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये एक भाज्य संख्या है और ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो प्रमेय यही बोलती थी कि कोई भी संख्या है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में जो संख्याएं होंगी उनका फिक्स होता है, संख्याएं कितनी होंगी ये चीज फिक्स होती है। मतलब कि यहाँ पर 3 2 है तो 3 ही 2 आएंगे। इसको आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, 2 इधर कर दीजिए, 3 आगे कर दीजिए, किसी को कैसे भी लिख दीजिए, लेकिन इनमें 3 2 और 2 3 ही रहेंगे, तब ये 72 रहेगा। अगर कोई संख्या हम लोग कम करते हैं या बढ़ा देते हैं तब ये नंबर 72 नहीं रहेगा, बदल जाएगा। इसी चीज का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर हमारे पास एक प्रमेय यहाँ पर भी है। प्रमेय ये बोलती है कि यदि कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या a है और ये किसी संख्या, मान लीजिए कोई संख्या x से ये विभाजित होती है, तो ये प्रमेय इस तरह से है कि यदि a स्क्वायर यानी कि किसी संख्या का वर्ग x से विभाजित होता है, यानी कि इसका वर्ग x से विभाजित होता है, विभाजित है, तो इसका मतलब यह हुआ कि a भी x से विभाजित होगा। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, फिर से हम लोग अपने एग्जांपल पर आ जाते हैं, जो उदाहरण हम लोगों ने यहाँ पर लिया हुआ है। अगर हम लोग 72 को लिख रहे हैं तो 72 का यानी 72 का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर क्या हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अगर हम लोग यहाँ पे 72 का स्क्वायर लिख देंगे, 72 का स्क्वायर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इसी गुणनखंड को हम लोग यहाँ पे 2 बार लिख देंगे। पहले 2 कितनी बार थे, 3 बार, अब कितनी बार हो जाएंगे, डबल यानी 6 बार हो जाएंगे। 3 कितनी बार थे, 2 बार, अब कितनी बार हो जाएंगे, 4 बार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग इसको इस तरह से लिख भी दे रहे हैं, ये यहां पर नहीं आ रहा, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, इस तरीके से अगर हम लोग इसको लिख भी रहे हैं, एक 2 और होगा यहाँ पे, तो इस तरीके से अगर हम लोग इसको लिख भी रहे हैं तो भी आप क्या देख रहे हैं कि ये जो पूरी संख्या है इसको अगर हम लोग कहें कि 2 से विभाजित हो जाए, यानी कि 2 से डिविजिबल हो जाए, 2 से अगर भाग करें तो चला जाए, 72 का स्क्वायर 2 से भाग करने पर भाग हो जाएगा। अगर वही हम लोग बोले कि इसी तरीके से 72 भी 2 से भाग देने पर भाग हो जाएगा, तो ये भी बात दिख रही है आपको कि 72 का स्क्वायर अगर हम लोग 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा भाग। इसी तरीके से 72 भी 2 से भाग देने पर भाग हो जाएगा। यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि अगर a स्क्वायर x से विभाजित है तो a भी x से विभाजित होगी। इसी चीज को हमें समझना है। ये इसलिए होता है क्योंकि किसी भी एक संख्या का गुणनखंड अद्वितीय होता है। अद्वितीय कहने का मतलब क्या है, यूनिक। अद्वितीय का मतलब यूनिक, यूनिक का मतलब ये है कि जितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे, जितनी अभाज्य संख्या है उनकी संख्या निश्चित रहती है। 3 बार 2 है तो 3 बार 2 रहेगा, अगर वर्ग करेंगे तो 3 और 3 अब 6 बार 2 हो जाएगा। इसी के रूप पर आधारित हम लोग आगे क्या सिद्ध करेंगे, अब हम लोग आगे यही सिद्ध करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई संख्या a स्क्वायर x से विभाजित है तो a भी x से विभाजित होगी। इस ये एक प्रमेय है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। कैसे हुआ ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ऐसे कैसे होता है। अब आपको इसको ध्यान में रखना है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग अब आगे ये बात सिद्ध करेंगे कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है √2 है, √3 है, √5 है, ये सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हैं।
अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए इस प्रमेय का प्रयोग होगा। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि मैं √2 के बारे में पहले वर्गमूल 2 के बारे में बात कर रहा हूं। तो हम लोग पहले ये मान लेते हैं √2 एक परिमेय संख्या है। देखिए मित्रों, अगर ये परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है, अगर ये परिमेय संख्या होगी तो हम लोग इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां पर Q की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए। अगर P/Q हम मान रहे हैं, यहाँ पर √2 को हमने P/Q के रूप में लिख दिया है और ये कैसी हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं के बारे में मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, जैसे कि 8/18 है। ये दो संख्याएं कैसी है, अगर हम इसको काटेंगे तो इसको हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 9, 4 और 9 आ जाएगा, 4/9 ही है 8/18। अब यहाँ पर कॉमन क्या था, 2, यानी कि 4 को और 9 को 2 से गुणा कर देंगे तो 8/18 आ जाएगा। अभी भी ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याओं का मतलब यही है, ये तो यहाँ पर सहअभाज्य नहीं थी, लेकिन 4/9 सहअभाज्य है, यानी कि को प्राइम हो गई। को प्राइम का मतलब ये है कि ऐसे तो ये संख्याएं इंडिविजुअली यानी अकेले अगर हम देखेंगे तो ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, यानी कि नॉन प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन जब इनको हम लोग पेयर बनाते हैं यानी जोड़ों के रूप में या इस तरीके से देखते हैं तो इनके अंदर कुछ भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होता है सिवाय 1 के। 4 को 2x2 लिख सकते हैं, 9 को 3x3 लिख सकते हैं, लेकिन अगर इनमें से हम कॉमन निकालना चाहें, उभयनिष्ठ निकालना चाहें तो 1 के सिवाय कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं निकलेगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य को प्राइम। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि P/Q भी कैसी संख्या है, सहअभाज्य को प्राइम है। अब हमने यहाँ पर 1 के अतिरिक्त 1 भी उभयनिष्ठ होगा और उसके अतिरिक्त कोई अन्य संख्या हम मान ले रहे हैं कि उभयनिष्ठ है। उस उभयनिष्ठ संख्या को निकाल के अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो √2 को क्या लिख रहे हैं अब हम, जैसे यहाँ मैंने 8/18 था, यहाँ से हमने 2 निकाल दिया तो 4/9 हो गया। उसी तरीके से P/Q में से वो उभयनिष्ठ यानी कॉमन नंबर हम लोग निकाल के अगर लिख रहे हैं, मान लीजिए क्या लिख रहे हैं, A/B, यानी कि A/B हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, B को इधर गुणा कर देंगे। A के भाग में B है तो जब इक्वल टू के इधर जाता है, बराबर के इधर जाता है तो क्या हो जाता है, दूसरी संख्या के गुणे में चला जाता है। ये नियम आप जानते होंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, B√2 बराबर A, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा B√2 बराबर A। तो ये A का एक मान आ गया। अगर हम लोग दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग करिए तो क्या हो जाता है, वर्ग करने पर यहां हमने दोनों तरफ वर्ग किया है, अगर वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा और ये जो वर्ग था √2 का अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा A² बराबर B² 2। इसका मतलब क्या हुआ, फिर से अपनी प्रमेय पर आ जाइए कि यदि A² है और ये x से विभाजित होती है, A² x से विभाजित है तो A भी x से विभाजित होगी, ये भी x से विभाजित होगी। यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो A² बराबर क्या लिख सकते हैं, 2B², यानी कि A² अगर 2 से विभाजित होगी, भाई इसका गुणनखंड 2 × B² है ना, जैसे यहाँ पर 72 का गुणनखंड 2 × 2 है, उसी तरीके से इसके गुणनखंड में 2 है तो ये विभाजित होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A भी 2 से विभाजित होना चाहिए, A भी 2 से विभाजित होगा। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, A भी 2 से विभाजित होगा, ये विभाजित है क्योंकि हम यहां देख रहे हैं कि A² का गुणनखंड क्या है, B² × 2, तो A भी 2 से विभाजित होगा। यानी कि A का अगर हम लोग यहाँ पे गुणनखंड लिखेंगे तो A बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2। मैं एक और संख्या C ले रहा हूं, यहाँ पर एक संख्या और C इस तरीके से ले रहा हूं क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग उसको
सी एक ऐसी संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 72 है तो 72 के साथ हमने 2 लिया, बाकी संख्याओं को हम लोग अगर निरूपित कर रहे हैं तो ऐसे ही मान रहे हैं कि उसी तरीके से 2 के साथ अन्य संख्या भी रही होंगी, क्योंकि ये कैसा है, सअभाज्य संख्या है। तो a का गुणनखंड 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए a की ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं। एक बात यहाँ से आप सिद्ध हो गई है, देख लीजिए a स्क्वायर 2 से विभाजित है, अर्थात a भी 2 से विभाजित होगा। अगर ये वैल्यू हम लोग उठा के a का मान, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा b स्क्वायर 2, यानी कि 2b स्क्वायर बराबर, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4c स्क्वायर हो जाएगा। 4c स्क्वायर, ये 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि कितना हो गया, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ये तो होगा। यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि b स्क्वायर 2c स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर का गुणनखंड कितना हो गया, फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2c स्क्वायर, मतलब कि b स्क्वायर 2 से विभाज्य है। b स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे यहां पर था a भी 2 से विभाजित होगा, उसी प्रकार से यहां पर क्या आ जाएगा, b भी 2 से विभाजित होगा, यही तो हुआ इसका मतलब। तो एक तरीके से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि a का भी एक गुणनखंड हो गया और b का भी एक गुणनखंड हो गया, यानी कि 2, मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 a का गुणनखंड हो गया और b का भी गुणनखंड हो गया, अर्थात 2a व b दोनों का गुणनखंड है। दोनों का गुणनखंड है, लेकिन यहां पर मैंने आपको a और b लिखने से पहले क्या बात बताई थी कि हम लोग इसको सअभाज्य के रूप में लिख रहे हैं, यानी कि को प्राइम फैक्टर के रूप में लिख रहे हैं। को प्राइम फैक्टर में एक के सिवाय कुछ भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं होता है, यानी कि इनका गुणनखंड एक ही होना चाहिए था, कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए थी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 a और b दोनों का गुणनखंड हो गया, इसका मतलब क्या है कि जो बात हमने यहाँ पे मानी थी ये बात गलत हो गई। हमने क्या माना था कि √2 को a/b के रूप में लिख सकते हैं, ये बात गलत हो गई, क्योंकि उसको हम लोग इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर 2 a और b दोनों का गुणनखंड हो गया, इसका मतलब कि एक के सिवाय भी 2 एक और उसका उभयनिष्ठ नंबर निकल आया, यानी कि एक कॉमन फैक्टर 2 निकल आया। कॉमन फैक्टर नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि हमने p/q लिया था और p/q में से जो भी उभयनिष्ठ हो सकता था एक के सिवाय, उसको निकाल दिया था। उसको निकाल के a/b इस तरीके से लिया था कि ये एक सअभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर होना चाहिए था, लेकिन ये को प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पर जो बात मानी है कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये बात ही गलत है, ये इसका एक विरोधाभास हो गया। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि √2 अगर एक परिमेय संख्या मान के चले थे और ये अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गई। इसी तरीके से आपके किताब में √2, √3 और √5 इन सबको बारे में है, तो आप लोगों को मैंने √2 के बारे में केवल बताया है, √3 और √5 के बारे में आप लोगों को करके घर पे देखना है और इसी तरीके से आपको वहां पे स्टेप फॉलो करना है। बिल्कुल इसी तरीके से होगा। आपको पहले p/q नंबर मानना है, ये संख्या ऐसी है, परिमेय संख्या है, क्योंकि किसी भी अगर कोई संख्या अपरिमेय है, अगर उसको हम लोग परिमेय के रूप में लिख रहे हैं, किसी संख्या को परिमेय के रूप में लिख रहे हैं, तो क्या होती है p/q, जहां पर q की वैल्यू शून्य नहीं हो सकती है। अब ये एक ऐसी संख्या थी, इसको हम लोगों ने सअभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, यानी कि एक के सिवाय कुछ कॉमन नहीं है। और फिर उसके आगे हम लोगों ने इस तरीके से इसको हल किया और यहाँ पर कितना आ गया, इनका एक कॉमन आ गया, यानी कि इन दोनों में एक उभयनिष्ठ आ गया जो नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था और आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमने जो माना है वही गलत है, √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। उसी तरीके से √3 और √5 के ऊपर भी आप कर सकते हैं आपकी किताब में। अब इसके बाद केवल मैं 2 और 3 सवाल आपको बता देता हूं, उतने से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग सवालों की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपकी किताब के एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, यानी कुछ सवाल जो प्रश्नावली 1.3 में है
उसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। आपको मैं केवल इतने ही सवाल बताऊंगा और इतने ही सवालों में आपके हर टाइप के जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी आपको दिक्कत करते हैं वो हो जाएंगे। तो मैं आपको ये सवाल बताऊंगा, बाकी बचे हुए सवाल जो हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है। अगर किसी भी दोस्त को, किसी भी मेरे मित्र को इन सवालों को करने में दिक्कत होती है या कोई और भी सवाल है जो इससे रिलेटेड है वो कर नहीं पा रहे हैं, तो आप उन सवालों को मुझ तक भेज सकते हैं। मैं अगले किसी भी वीडियो में या फिर एक अलग से वीडियो ही बना के उन सभी सवालों का आपको सोल्यूशन करके बता दूंगा कि वो कैसे होने। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे दूसरा वाले क्वेश्चन को हम लोग ले रहे हैं। तो लिख रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि आपको ये बताना है कि 3 + 2√5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। तो माना ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए हमने इसको परिमेय संख्या माना है, तो आपको पता है परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं अतः 3 + 2√5 = P/Q। और यहां पर आपको लिखना होगा कि Q is not equals to 0, यानी कि जहां पर Q 0 नहीं है। तो ये एक परिमेय संख्या हो गई जिसको हम लोगों ने P/Q के रूप में लिख लिया है। अब P/Q के रूप में लिख लिया है, तो देखिए हम लोग इसको अरेंज कैसे करते हैं। अब आपको पता है कि ये संख्याएं परिमेय संख्याएं, पूर्णांक जो होते हैं सभी पूर्णांकों को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जिन लोगों को पूर्णांकों के बारे में नहीं पता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम वाला लेक्चर हमारा देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। तो देखिए यहां पर 3 + 2√5 लिखा है, हम लोग 3 इधर प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2√5 = P/Q - 3। ये 2 को भी इसके अपॉन में भेज दीजिए। इधर जब मल्टीप्लाई में होता है तो उस तरफ जाता है इक्वल टू के, तो वो डिवाइड में रहता है यहाँ। यानी कि अगर यहाँ पे गुणे में 2 संख्याएं हैं और बराबर चिन्ह के बाद हमसे ले जाना है, तो यहाँ पर गुणे में है, इधर आएंगे तो भाग में चली जाती हैं। तो देखिए ये किस तरह से हो जाएगा, √5 = P/Q - 3। ये तो पहले वाली संख्या है। अब आप यहाँ पर 1 बार 2 इधर हो जाएगा और 1 बार 2 यहाँ पर हो जाएगा। इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, यहीं से हो सकता है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये P/Q होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी पूर्णांक को, किसी भी इंटीजर नंबर को हम लोग P/Q के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये 3 है तो इसको अपॉन में 1, यानी कि जिसको हमें परिमेय संख्या बनाना है किसी पूर्णांक को, तो उसके बस अपॉन में यानी कि बटे में 1 लिख दिया जाता है और वो परिमेय संख्या बन जाती है। ये परिमेय संख्या बन गया है। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेना आप जानते हैं। एलसीएम ले लिया तो अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर एलसीएम हो गया, तो ये हो जाएगा P, और एलसीएम का यहाँ पे पहले डिवाइड होकर फिर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो P - 3Q। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात एक ही है। और जब हम लोग 2 इधर से इधर लाएंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, P - 3Q / 2Q। चाहे ये हो चाहे वो हो, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये कैसी संख्या है, ये पूर्णांक है और परिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या है, P/2Q, ये भी एक पूर्णांक है और परिमेय संख्या के रूप में P अलग एक पूर्णांक है, 2Q ये लोग अलग एक पूर्णांक है। इस तरीके से हम लोगों को P/Q के रूप में निरूपित कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर मैं आपको 2 नियम बताना चाहता हूँ। किसी भी 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ या घटाना, यानी कि कोई भी 2 रेशनल नंबर्स का सम और डिफरेंस या माइनस क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। परिमेय संख्याओं का जोड़ और घटाना परिमेय संख्या ही होती है। दूसरा नियम यह है कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं का, वो परिमेय संख्या ऐसी होनी चाहिए कि शून्य नहीं हो उनमें। कोई भी 2 परिमेय संख्याएं हैं, अगर उसको हम लोग गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या आता है,
एक नियम और है, यानी कि दो नियम इसके ऊपर ही हम लोग अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का देख लेते हैं। वो इस तरह से होता है कि एक संख्या अगर परिमेय संख्या है और एक संख्या अपरिमेय संख्या है तो उनका जोड़ना और घटाना, यानी कि उसको अगर हम जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही देगा। यानी कि एक नंबर रेशनल नंबर है और एक नंबर इर्रेशनल नंबर है, उनका एडिशन या डिफरेंस अगर हम लेते हैं तो वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर ही आता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, यानी कि एक नंबर परिमेय संख्या है और एक नंबर अपरिमेय संख्या है, उसका अगर हम लोग गुणा करें, इनमें कोई भी नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो के साथ आप किसी संख्या का गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसलिए दो संख्याएं, एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, उनका गुणा हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। तो उसी नियम पे आधारित मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या के साथ ये दो भी परिमेय संख्या है, लेकिन एक अपरिमेय संख्या गुणा की गई है, ये पूरी संख्या अपरिमेय बन जाएगी। और उसी चीज को हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। देखिए √5 के बारे में आपको पता है, यानी कि वर्गमूल 5 के बारे में आपको पता है कि ये कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। मैंने अभी आपको 10 मिनट 15 मिनट पहले ही बताया है। √3, √2, √5 जो स्क्वायर रूट के अंदर की ये संख्याएं होती हैं, ये सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो उनका रूट जो होता है, रूट किसी पर भी वैसे लगा हो और उसका स्क्वायर रूट जो अभाज्य संख्या है उनका स्क्वायर रूट अगर होता है तो वो अपरिमेय मानी जाती है। ये भी √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि P और Q ये लोग परिमेय संख्या है, ये पूर्णांक है और P/Q के रूप में लिखा है तो परिमेय हो गया। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का अंतर, अभी मैंने आपको नियम बताया, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का अंतर क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू के इधर क्या लिखा है, √5, ये कैसी है, अपरिमेय संख्या। यानी कि रेशनल और रेशनल, दो रेशनल नंबर्स का डिफरेंस कैसा होता है, रेशनल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर कैसा नंबर दिया हुआ है, इर्रेशनल नंबर। इससे क्या पता चलता है कि ये पूरी की पूरी संख्या क्या है, इर्रेशनल। आपको यहाँ पर यही लाइन लिखनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा कि चूंकि 2P/2Q और 3/2 ये दोनों कैसी संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हैं, और इनका अंतर भी परिमेय संख्या होता है, जबकि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी संख्या है ये भी अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर एक विरोधाभास यही हो रहा है कि जो हमने माना है कि एक परिमेय संख्या है वो क्या हो गया, गलत हो गया। इसी तरीके से हम लोग अगला सवाल भी करते हैं, देखिए उसको। अगले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, 1/√2। तो ये सवाल तो बहुत इजी है, बस मैंने इस टाइप के और भी सवाल को आपको समझाने के लिए इसको लिया हुआ है। यहाँ पर भी हम लोग वही काम करेंगे। क्या कहेंगे कि माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आपको पता है परिमेय संख्या को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये इस तरह से लिखा है, आपको एक नियम में बता देता हूं, यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता है वो जान लें। यहाँ पर इसको इस तरह से अगर लिखा है तो अगर हम लोग इधर की संख्या को पलटेंगे तो इक्वल टू के इधर की संख्या भी पलट जाती है, यानी कि इस नंबर्स को अगर हम लोग इन्वर्स करेंगे तो ये नंबर भी इन्वर्टेड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग √2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने इसको पलटा है, यानी कि नीचे वाला ऊपर गया है और ऊपर वाला नीचे आया है। कुछ इस तरीके से ये हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला भी नीचे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, Q/P। अब Q/P, Q एक अलग पूर्णांक है यानी कि इंटीजर है, P एक अलग इंटीजर है यानी कि पूर्णांक है। अभी मैंने आपको बताया पूर्णांकों को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। अभी मैंने आपको नियम भी बताया था कि इनका गुणा या भाग परिमेय संख्या देगा। दो संख्याओं, ऐसी संख्या जो परिमेय हो यानी रेशनल नंबर से, उनका मल्टीपल और डिवीजन रेशनल नंबर ही आएगा। परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या ही होता है। तो Q/P कैसी है, परिमेय संख्या। लेकिन हमने इसको माना क्या है, ये जो है दोनों किसके बराबर है, √2 के बराबर। √2 अभी मैंने आपको सिद्ध करके भी दिखाया था, कैसी है, अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक विरोधाभास हो रहा है, अपरिमेय संख्या ही अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग लेके चल रहे हैं कि एक अपरिमेय संख्या है, ये गलत है।
इसी तरीके से हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपको दिया हुआ है 2√3 + 5। देखिए इसको कैसे करते हैं। पहला स्टेप सबका यही रहेगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, यही लिखना है कि माना 2√3 + √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख दीजिए P/Q के रूप में, जहां पर Q की वैल्यू शून्य नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें से एक को उधर भेज दीजिए, किसी एक को उधर भेज दीजिए। हम लोग √5 को उधर भेज रहे हैं। यहां पर जब प्लस में होता है यानी कि धन होता है, इक्वल टू के उधर जाता है तो चिन्ह बदल जाता है। इधर प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा, 2√3 = P/Q - √5। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद हम लोगों को 2 इधर भेज देना है। 2 आप इधर भेजेंगे, अभी मैंने आपको करके दिखाया था, कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो √3 = P/2Q - √5। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसका वर्क कर लेते हैं। तो वर्क करने से पहले, या फिर हम लोग इसको 2 इधर भेजते नहीं, ऐसे ही वर्क कर लेंगे। इस तरह से भी हो जाएगा बिना भेजे भी। देखिए कैसे हो जाएगा, हम लोग यहीं पे डायरेक्ट वर्क कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे वर्क कर देंगे, वर्क करने का मतलब हो गया स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। तो ये इस तरीके से हो गया। यहां पर आपको पता है कि ये किस पे होगा, a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे। तो क्या होता है, a² + b² - 2ab, इस तरीके के फॉर्मूले पे खुलता है ये। तो उसी को हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर a है P/Q, तो ये हो जाएगा इस तरह से। √5 का हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2ab। तो ये आप देख सकते हैं, ये हो जाता है आपका 12। मैं इसे डायरेक्ट 12 लिख देता हूं। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमको इन सबको अरेंज करना है। किस तरह से अरेंज करना है, इसको ही देखना है आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये इधर कर देते हैं और इनको इधर कर देते हैं। ये इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये लोग इधर माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से हो जाएगा, 2√5 P/Q = P² Q²। अब ये 12 इधर माइनस होके कितना हो जाएगा, -7। अब देखिए यहां पर ये जितने नंबर्स हैं इनको हम लोग इधर भेज देंगे। तो भेज दीजिए, तो क्या बचेगा, √5 को छोड़कर बाकी लोगों को हम लोग भेज रहे हैं। सबसे पहले हमने 2 को भेजा है, 2 को भेजा है तो 2 दोनों के इंडिविजुअली डिवाइड हो जाएगा। तो P/Q², यहां पे 2 आ गया, -7/2। अब आगे क्या करेंगे, इसको भी इधर भेज देंगे। तो इसको अगर इधर भेज देते हैं तो किस तरह से हो जाएगा, √5 = P² Q², ये इधर किस तरह से है, ये इधर आपका मल्टीप्लाई में है। जब इधर जाएगा तो पलट के जाएगा। पलट के जाने का मतलब है यहाँ पे Q/P का मल्टीप्लाई होगा। Q/P का मल्टीप्लाई होगा तो एक P से नीचे वाला P और एक Q से ऊपर वाला Q कट जाएगा। यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, इस तरीके से P/Q हो जाएगा। और फिर उधर क्या बचेगा, यहां पर Q/P 7, ये P है और ये 7 है। ध्यान से देखिए यहां पर ये सारी संख्याएं कैसी हैं। ये संख्या परिमेय संख्या है, क्योंकि P और Q ये परिमेय संख्या हम लोगों ने यहाँ पे दिखा था। पूर्णांक होते हैं, पूर्णांकों को हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ये यहाँ पर भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का अंतर चाहे योग, यानी कि रेशनल नंबर का सम और डिफरेंस क्या होता है, रेशनल नंबर। यहाँ पे इनका सम या डिफरेंस रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन क्या है, इरेशनल नंबर। आप जानते हैं √5 कैसा है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरी की पूरी संख्या हमारी अपरिमेय है। आपको इसको इसी तरीके से करके दिखाना है। यहां पर अगर आप क्या करते कि इसी जगह पर अगर आप ये लिखते कि P/Q और 2 को हम यहाँ पे भेज देते तो P/2Q √Q/2, तो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यहाँ पर प्रूफ नहीं होता। बस उसी के लिए हम लोगों ने इसको स्क्वायर किया है। तो इसी तरीके से आपको सारे सवालों को करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय कैसे सिद्ध करना है, उसमें क्या थ्योरम लगती है, कौन कौन सी प्रमेय है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं। अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे।
अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि डायरेक्ट देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आप क्या करिए, इस वीडियो को यहीं रोकिए और पहले से जिस तरीके से हम लोगों ने इसको बनाना शुरू किया एक सीरीज को, उस तरीके से उसी क्रम में देखना शुरू करिए, तो आपको एक एक चीज समझ में आए। जब आपको समझ में आएगी तो ये लेक्चर भी आपको बहुत कम समय में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है, ये सारी चीजें समझ में आई हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि किस तरीके से हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, चीजों को प्रूव कर सकते हैं, और ये बड़ा आसान होता है। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी हम लोग इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियो और बहुत आसानी से समझ में आने वाली चीजों को बनाकर आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।